चलिए स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां थे बताओ। लास्ट क्लास में हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग बहुत कुछ बात किए थे। मटेरियल जब हमारे हमारे पास परचेज करके लाया जाता है तो परचेज का कॉस्ट लगता है अलग, उसके बाद उसको ऑर्डर करने का साल भर में अलग अलग कॉस्ट लगता है, उसको कैरी करके रखने का स्टोरेज कॉस्ट अलग लगता है ना। और अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलता है तो तीनों को ऐड करना पड़ता है कि टोटल परचेज प्राइस कितना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने का है, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितने का है, सबको ऐड कर दिया जाता है तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल जाता है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व भी किए थे, जहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अभी तक नहीं बात किए थे। आज हम लोग देखने वाले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कंप्यूट ईओक्यू और दूसरा पूछा गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, तो ये दो चीज हमसे पूछा गया है। एक पूछा गया है ईओक्यू और दूसरा पूछा गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आइए देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। बोला एनुअल डिमांड है आपका 2400 यूनिट, मतलब एनुअल डिमांड दिया हुआ है, एक साल का दिया हुआ है। हम लोग को कुछ भी नाटक करने का जरूरत नहीं है। यूनिट प्राइस दिया हुआ है 2 रुपया 40 पैसा करके, मतलब कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपया 40 पैसा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर करने का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 4 रुपया दिया हुआ है, एक ऑर्डर करने का 4 रुपया। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है 2% पर एनम और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। देखना जब तुम्हारे पास ये इंटरेस्ट और स्टोरेज का परसेंटेज अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग दिया हो तो दोनों को एक साथ मिला के ये 12% का बनेगा। मतलब जो रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट रहेगा वहां पे हम लोग को 12% अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। और उसके बाद लीड टाइम दिया हुआ है हाफ मंथ। ये लीड टाइम का काम हमारे लिए भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बट कब इसका जरूरत पड़ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या पूछा गया है, ईओक्यू। तो पहले ईओक्यू निकालेंगे, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ईओक्यू। बताओ ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे सर 2 इंटू ए इंटू ओ, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, और इसके ऊपर रूट लग जाता है। हाँ या ना। चलिए यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं कितना कितना है। ए इक्वल टू क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। देखो एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 2400 यूनिट का, यानी 2400 यूनिट्स हमारे पास दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन। उसके बाद ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है 4 रुपया का, तो ठीक है ₹4 हो जाएगा। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक साल का। तो देखो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट, यानी तुम्हारे पास कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपया 40 पैसा, तो 2 रुपया 40 पैसा के ऊपर आपको यहाँ पे 12% अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया था रेट अप्लाई करते हैं हम लोग कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, तो हम लोग का सी का वैल्यू पता चलता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 12% अगर करते हैं तो 0.288 आता है, 0.288 आ रहा है। तो इतना हमारा सी का वैल्यू हो गया। तो बस यहां पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू ए का मतलब 2400, ओ का मतलब 4 और डिवाइड बाय सी का मतलब 0.288, और उसके बाद रूट लगा देते हैं। बताओ पूरा कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। बोलेंगे 2 इंटू 2400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.288, तो ये आता है बहुत ज्यादा आ रहा है, 66666.67 कर देते हैं इसको अप्रोक्स करके, मतलब ये वैल्यू आ रहा है। इसको रूट में मारेंगे तो रूट अगर इसको प्रेस करेंगे तो 258 आ जा रहा है, 258 यूनिट्स आ गया। लीजिए आपका ईओक्यू का वैल्यू निकल गया, ये फ्रैक्शन में आया है, पॉइंट में आया है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो 258 यूनिट्स आप एक बार में अगर मंगाते हो तब आपका सबसे कम खर्चा पड़ेगा, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोगों को दूसरा चीज पूछा गया था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए। तो एक बात बताओ, हम लोग अगर यहां पे फॉर्मूला पे पुट करके करते हैं बी नंबर पॉइंट में, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, क्वेश्चन में वेरिएबल बोला गया तो वेरिएबल ही लिख देते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो तुमको बताया गया है, फॉर्मूला लिखवाया गया था लास्ट क्लास में, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, जो सबसे लास्ट फॉर्मूला था, और प्लस टोटल परचेज कॉस्ट। ये तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या ना। तो अब हम लोग को तीनों पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं सिंस। बताओ टोटल
ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारा होगा वो कितना का होगा, तो बोलेंगे सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय ईओक्यू, यानी एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। अगर ये काम कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाता है। सारा फॉर्मूला बेस पे हम बात किए थे पहले भी। और उसके बाद कॉस्ट पर ऑर्डर को कॉस्ट पर ऑर्डर ही रहने देते हैं। भी फॉर्मूला हम लोग के पास जिस तरह का है उस तरह से पुट करते चल जा रहे हैं। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन। बताओ एनुअल कंजम्पशन कितने का था, 2400 यूनिट का था, तो 2400 लिखेंगे डिवाइड बाय ईओक्यू। बताओ ईओक्यू देखो यहाँ पे कितना था, 258 था, तो यहां पे जाके पुट कर देते हैं 258। और कॉस्ट पर ऑर्डर 4 रुपया करके दिया हुआ था तुम्हारे पास, कॉस्ट पर ऑर्डर है 4 रुपीज करके। तो बताओ इस तरह से हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना निकल जाएगा, बोलेंगे 2400 इंटू 4 डिवाइड बाय 258 करते हैं तो ये आता है 37.2 रुपीज का आ गया। यानी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया हमारे पास 37.2। आई बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो तुमको पता होगा इसका फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो बताओ यहां पे EOQ कितना था, 258 था डिवाइडेड बाय 2 और इंटू सी का वैल्यू था 0.288। ध्यान से सब देखना, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए सब चीज। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोलेंगे 258 डिवाइड बाय 2 और इंटू करते हैं 0.288, तो इसका रिजल्ट आता है 37.152। मतलब अगर अप्रोक्स करेंगे तो ये भी आपका 37.2 आ रहा है, क्योंकि 1 5 है तो 1 के बाद 5 है तो उसको 2 बना सकते हैं। आपको बताया गया था एक बात कि तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आता है EOQ लेवल पे। तो देख सकते हो इसका भी 37.2 है, इसका भी 37.2 आ गया है। बोलो बात समझ में आया। तो ये दो चीज पता चल गया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टोटल परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। हाँ है ना, ये फॉर्मूला होता है। टोटल परचेज कॉस्ट निकालना है तो एनुअल कंजम्पशन को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनुअल कंजम्पशन है 2400 यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट कितना रुपया दिया था, 2.40 दिया हुआ था। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। तो 2400 इंटू 2.4 अगर करते हैं तो हमारे पास आता है 5760 का निकल गया। वो यहां तक समझ में आया। तो बोलेंगे अब तीनों चीज पता चल चुका है तो देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आराम से निकल जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाले हैं 37.2, कैरिंग कॉस्ट निकाले हैं 37.2 और परचेज कॉस्ट निकाले हैं 5760। जब तीनों को करेंगे ऐड तो बताओ कितना निकल के आता है, 37.2, ये आ गया आपका 5834.4, इतना रुपीस का निकल के आ गया, 5834.4 आ गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कैलकुलेट होके पता चल चुका है कि इतना रुपया का टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। आई बात समझ में। तो जिसको समझ में आ गया अच्छे से वो आराम से कॉपी कर लो, और जिसको कहीं पे भी डाउट लगा होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम लगा होगा, एक बार पूछने का कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना, और ऑफलाइन वाले तो यहीं से पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी कर चुके होगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से समझना। बोला पूजा पाइप्स लिमिटेड यूजेस अबाउट 75,000 वेल्व्स पर ईयर। वेल्व्स यहाँ पे यूनिट समझ के चलना कि 75,000 यूनिट्स जो है वो हर साल यूज करता है यहाँ पे। एंड यूजेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 6,250 वेल्व्स पर मंथ। मतलब जो यूजेज है वो हमेशा कांस्टेंट रखता है, हर महीना जो रहता है वो कांस्टेंट होता है, कितना करके 6250 करके। मतलब ये बोलना चाह रहा है कांस्टेंट मतलब फिक्स, मतलब हर महीना अगर 6250 करके हमारा यूनिट यूज हो रहा है
तो उस तरह से 12 महीना में अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना तो 75,000 ही आएगा, जो कि यहां पे तुम्हारे पास पर ईयर दे भी दिया हुआ है कि एक साल का कितना होगा। सो आई बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों डेटा दिया हुआ है, तुम किसी से भी लेके करो बात तो एक ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे कौन ये पर मंथ वाले से भी करोगे तब भी एनुअल निकालना पड़ेगा, और एनुअल निकालोगे तो 75,000 ही आएगा, जो कि एनुअल ऑलरेडी दे चुका है तुम्हारे पास। ठीक है, तो सर यहाँ पे दोनों क्यों दिया हुआ है? देने का कुछ तो वजह होगा, ये वजह बाद में बताएंगे, अभी बस ध्यान से समझना। आगे बोला है कि वेल्व का कॉस्ट यानी यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 रुपया पर यूनिट करके, और आगे बोला गया है कि इसका रेट दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट का 20%। ठीक है, हम लोग जानते हैं रेट कब अप्लाई किया जाता है, सो आपको अच्छे से पता होगा ये सब चीज। आगे बोला है कि कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर अगर करते हैं तो हम लोग को डिलीवरी करने का कितना रुपया लगता है? 18 रुपया लगता है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 18 रुपया का। और ये जो लाइन बोला है वो अलग चीज बोला है कि इफ टेक इट, यहां पे होगा इफ नहीं इट टेक्स 45 days to receive delivery from the date of an order to and a safety stock of 3250 valve is desired। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक बार ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर को उसको एक जगह अपना जगह से यहां तक ले आने में, यानी फ्रॉम, देखो यहां पे टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर, जब हम ऑर्डर करते हैं तो वहां से डिलीवरी को रिसीव करने में हमको कम से कम कितना टाइम लगता है? 45 डेज का टाइम लगता है। मतलब 45 दिन लगाता है वो यहां तक डिलीवरी पहुंचाने में। आई बात समझ में? और उतने देर के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ सेफ्टी स्टॉक में रखना पड़ता है पहले से स्टॉक, क्योंकि हम लोग खाली तो नहीं कर सकते पूरा गोडाउन को, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कुछ सेफ्टी स्टॉक में रखना पड़ता है। इसलिए सेफ्टी स्टॉक भी बोला यहाँ पे 3250 वेल्व को रखना पड़ता है, वो हम लोग को पहले से सेव करके रखना पड़ता है इतना यूनिट, ताकि हमारा स्टॉक में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे सब स्टॉक हमारा खत्म हो जाएगा, इतना टाइम आता है डिलीवरी होने में, तब तक क्या हमारा दुकान बंद रहेगा? नहीं। तो इसीलिए दुकान चलता रहे तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को पहले से ही ऑर्डर कर देना पड़ता है। समझ में आया? तो इसीलिए इतना सारा चीज हम लोग को बोला गया है। बोला है क्या क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। मतलब ईओक्यू निकालने बोला गया है और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोला गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने बोला गया है। आई बात समझ में? तो चलिए एक बार हम लोग निकालते हैं, पहले ईओक्यू उसके बाद बात करेंगे। तो बताओ, एबीसीडी करके था ना, चलो ठीक है। ए नंबर में लिखते हैं यहाँ पे ईओक्यू इक्वल टू, ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। हाँ है ना? अब यहाँ पे सबका वैल्यू लिख लेते हैं। हियर बताओ ए का वैल्यू कितना है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया हुआ था 75,000 वेल्व्स, तो 75,000 वेल्व्स ही लिख देते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? ओ का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, और क्वेश्चन में 18 रुपया करके दिया हुआ था, आप देख सकते हो 18 रुपया करके ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, डिलीवरी का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और सी निकालना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट पे रेट अप्लाई करना पड़ता है। कॉस्ट पर यूनिट देखो दिया हुआ है 1.5 रुपया करके, और रेट दिया हुआ है 20% का, तो यानी हम लोग को 1.50 के ऊपर 20% अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जैसे ही अप्लाई करेंगे कितना आता है? 1.5 इंटू 20%, तो आता है 0.3। मतलब आपका यहाँ पे 0.3 का कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो 2 इंटू ए के जगह में 75,000, ओ के जगह में 18, और डिवाइड बाय सी के जगह में 0.3, और उसके बाद इसका रूट लगा देंगे। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? बोलेंगे 2 इंटू 75,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.3, आता है आपका 90 लैक्स। 90 पे लैक्स यानी 5 जीरो, तो ये टोटल हो गया आपके पास 6 जीरो। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3000 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 3000। मतलब एक बार में हम लोग को जो ऑर्डर करना पड़ेगा वो कितना वेल्व्स का ऑर्डर करना पड़ेगा? 3000 वेल्व्स का ऑर्डर करना पड़ेगा। ये आपका ईओक्यू निकल के आ गया। जब ईओक्यू पता चल गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी पता चल जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी पूछा गया था हम लोग को, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर या नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय ईओक्यू, ए डिवाइड बाय ईओक्यू। बताओ ए कितना था हमारे पास? 75,000, और एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 3000। डिवाइड कर देंगे तो 25 ऑर्डर्स आ जाएगा। मतलब 25 बार ऑर्डर करना पड़ेगा हम लोग को साल भर में। एक साल में 25 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके 75,000 यूनिट्स आएगा, अगर हम 3-3 हजार यूनिट करके ऑर्डर करेंगे तो।
आई बात समझ में यहां तक? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये पहला पॉइंट का कंप्लीट हुआ, ध्यान रखना। अगर कॉपी नहीं की हो तो कॉपी कर लेना। EOQ निकालने का ये तरीका, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पूछा गया था तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल दिए। क्लियर है बात? चलिए अब देखें नेक्स्ट क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया रीऑर्डर पॉइंट बताओ क्या होगा। रीऑर्डर पॉइंट बताओ क्या होगा। तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल के लिए तुमको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हम लोग लेवल ऑफ इन्वेंट्री करेंगे तो वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में जब यहां पे जब पूछ दिया है तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहां पे बता देते हैं पहले से ही कि रीऑर्डर लेवल का जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक का बात करता है, लीड टाइम का बात करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यहां पे, लीड टाइम कंजम्पशन। अभी यूज करेंगे फॉर्मूला को लिख के, तब पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला तुमको रीऑर्डर लेवल वाला जब तरीका पढ़ाएंगे ना, जब लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तुमको ये फॉर्मूला वहां पे दिखेगा। लेकिन वो चीज अभी यहाँ पे पूछ दिया है तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम पहले से ही तुमको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी नंबर पॉइंट में जो हम लोग को पूछा है रीऑर्डर लेवल, तो उसके लिए हम यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया अभी हम तुमको, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, ये फॉर्मूला होता है। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, ये फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का। एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं करना है हम लोग को, ये वाला। तो सर कैसे समझ में आएगा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो क्वेश्चन में तुमको सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ था और लीड टाइम के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि ये 45 डेज लेता है यहां पे डिलीवरी को पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसका जरूरत पड़ रहा है हम लोग को। आई बात समझ में? चलो देखो बताओ, सेफ्टी स्टॉक तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखो दिया हुआ 3250 यूनिट का, इसीलिए सेफ्टी स्टॉक का यहां पे जरूरत पड़ा जो दिया हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, सेफ्टी स्टॉक के जगह लिखेंगे 3250 और प्लस लीड टाइम कंजम्पशन को समझना थोड़ा अच्छे से। यहां पे लीड टाइम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, ये भी वेल्व्स में यानी यूनिट में निकालना पड़ेगा तुमको। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो बताओ क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर को डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है, 45 डेज लगता है। जबकि हम लोग पर मंथ, जो यहां पे पर मंथ इसीलिए दिया हुआ था इसका चीज को, पर मंथ जो हम लोग का काम होता है वो कितना वेल्व्स का होता है, 6250 वेल्व्स का होता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेल्व्स दिया हुआ है पर मंथ, मंथ को अगर डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि ये जो 6250 दिया हुआ है वो 30 डेज का दिया हुआ है। कितना डेज का, 30 डेज का दिया हुआ है, एक महीना में 30 दिन, 30 डेज का दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है 45 डेज का कितना होगा, क्योंकि उसको पहुंचाने में कितना टाइम लगता है, 45 डेज। तो 45 डेज का कितना होगा ये पूछेगा। तो उसको निकालने का तरीका यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, बोलेंगे जो 6750, 6250 था, 6250, तो यहां पे लिखेंगे 6250 जो है वो हमारा 30 डेज का है। तो हम लोगों को अगर 45 डेज का निकालना होगा तो कितना होगा, ये कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन करेंगे और यहां पे सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। 6250 को अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड 30 और इंटू 45 से करेंगे तो कितना आता है, तो ये आ रहा है 9375। दोनों को करेंगे ऐड, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 12625 वेल्व्स हो गया। मतलब ये हुआ कि जब हमारे स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक और लीड टाइम कंजम्पशन दोनों को मिला के 12625 वेल्व पड़ा हुआ रहेगा, उस टाइम हम उसको ऑर्डर करेंगे। क्योंकि ऑर्डर आने तक उसको 45 दिन लग जाएगा, 45 डेज लग जाएगा। तब तक जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो चीज को यूटिलाइज करेंगे, वो चीज को यहां पे यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग का इस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास स्टॉक खत्म नहीं होगा, हमारे पास से कस्टमर भाग के जाएगा नहीं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। और थर्ड नंबर पॉइंट देखो क्या पूछा गया है। थर्ड नंबर पॉइंट पूछा गया है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ईओक्यू फिर से पूछ दिया है, पहले तो निकाल चुके हैं, फिर से पूछा है, लेकिन इस बार बोला है इफ वेल्व का कॉस्ट 4.5 रुपया होगा इंस्टेड ऑफ 1.5 रुपया। जो यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 1.5 रुपया पर यूनिट दिया हुआ था। तो वही बोला कि अगर 1.5 रुपया ना होकर 4.5 रुपया उसका हो जाता है तो बताओ कि ईओक्यू का वैल्यू कितना होगा। देखो यहां तक आंसर मैच किया तुम्हारा, 3000 यूनिट 25 ऑर्डर,
12,625 यूनिट, यहां तक मैच किया ना। अब ये वाला लाने के लिए हम लोग को फिर से फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा, ईओक्यू का फॉर्मूला पे। तो आइए यहां पे फिर से ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं, ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी के ऊपर रूट। अब यहां पे सब कुछ फिर से लिख लेते हैं, बताओ हियर ए का मतलब कितना, तो ए तो एनुअल कंजम्पशन हमारा 75,000 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। बोलेंगे ओ भी हमारा बदलने वाला नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा था यहाँ पे 18 रुपया करके, लेकिन सी जब निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। बोलेंगे सर क्यों चेंज होगा, क्योंकि जब यहाँ पे सी निकाल रहे थे तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 1.5 रुपया लिया हुआ था, 1.50 रुपया पे 20% अप्लाई किए थे, लेकिन यहां पे हम लोग को बोला है कि 4.5 रुपया लेना है आपको, यानी 4.50 के ऊपर 20% अप्लाई करेंगे, और ये कैलकुलेशन करोगे तो 0.9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.9 आएगा। अब यहां पे फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू ए के जगह में 75,000, ओ के जगह में 18 और डिवाइड बाई सी के जगह में 0.9 और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। बताओ कितना आता है, बोलेंगे 2 इंटू 75,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.9, तो ये आ जाता है आपके पास 30 lakhs। कितना निकल रहा है, 30 lakhs निकल गया, और 30 lakhs के ऊपर रूट अप्लाई कर देते हैं एक बार, तो रूट जैसे ही अप्लाई करेंगे 1732 आ गया, इतना वेल्व्स हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट में आया है तो इतना लिखेंगे अप्रोक्स करके, मतलब 1732 वेल्व्स हमारा ईओक्यू निकल जाएगा। अगर हम लोग को दूसरा 4.5 रुपया करके बोला है तो 1.5 रुपया के बजाय। बात समझ में आया, यानी 1.5 रुपया ना होकर अगर 4.5 रुपया उसका वैल्यू रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, तब ईओक्यू हमारा इतना निकल के आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना। तो इसको कॉपी कर लेना, अगर कॉपी कर लियो तो अच्छी बात, नहीं की हो तो कॉपी कर लो, और कहीं पे भी डाउट लगे आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। लास्ट क्लास में भी इस तरह का बात किए थे, और इस क्लास में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ईओक्यू से रिलेटेड काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह का दिखेगा, बस आप डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर अ मशीन। क्या बोला, हर दिन, एवरी डे बोला गया, हर दिन हम लोग को कितना आइटम्स चाहिए होता है, 50 आइटम्स। हम लोग को एनुअली चाहिए होता है। क्वेश्चन फॉर्मूला जो हम लोग को पुट करना होता है, वहां पे ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, और एनुअल कंजम्पशन का मतलब होता है एक साल का, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है पर डे का, एक दिन का दिया है। तो बताओ एक दिन से अगर हम लोग को साल में जाना है तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 365 भी यूज कर सकते हो, 360 भी यूज कर सकते हो, बट कॉस्ट में 360 ही माना जाता है ज्यादातर, इसीलिए 5 दिन को इग्नोर किया जाता है। तो यहां पे 360 डेज को ही लोगे। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपया पर ऑर्डर। पर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर करने का हमारा कितना रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है। वही बोल दिया इज इनकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर करने के लिए 50 रुपया। और इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट पर आइटम दे दिया हुआ 0.02, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट निकाल के ही तुमको दे दिया हुआ कि 0.02 होगा, लेकिन पर डे दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि पर यूनिट पर एनम होता है, एक साल का होता है, लेकिन ये जो दिया हुआ है पर डे दिया हुआ है। तो देखो छोटा छोटा बात है यहाँ पे, ये सब चीज को तुमको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम खाली अमाउंट देख के सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या वो पर डे दिया हुआ है, क्या वो पर वीक दिया हुआ है, क्या वो पर क्वार्टर दिया हुआ है, क्या वो पर मंथ दिया हुआ है, किस टर्म में दिया हुआ है, उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और उसके बाद लीड टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 32 दिन का, वो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग रीऑर्डर लेवल जब निकालते हैं तो वहां पे लीड टाइम का जरूरत पड़ता है, लीड टाइम कंजम्पशन जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए दिया है। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ईओक्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ईओक्यू क्या होगा और रीऑर्डर लेवल क्या होगा। तो पहले ईओक्यू निकाल लेते हैं। बताइए, पहला नंबर पॉइंट निकालते हैं ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला फिर से रिपीट, ये तुम लोग भी निकाल ही सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहां पे निकाल के बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। बताओ ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, कितना लिखेंगे, बोलेंगे सर 50 आइटम दिया हुआ है, हर दिन का दिया हुआ है, पर डे का दिया हुआ है, तो बोलेंगे 50 इंटू 360 करना पड़ेगा, एक साल का निकालना पड़ेगा। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 36 से 25 180 होता है, मतलब 18,000 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे
18,000 यूनिट में था कि आइटम्स में था? आइटम्स में था, ठीक है। यानी 18,000 आइटम्स हो जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू। ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 50 रुपया दिया हुआ था, पर ऑर्डर 50 रुपया। सी का मतलब क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 0.02 दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे 0.02, लेकिन ये पर डे का दिया हुआ है, हमको साल भर का चाहिए तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बताओ इसका मल्टीप्लाई करके कितना आता है? तो बोलेंगे 0.02 इंटू 360 आता है 7.2, तो 7.2 हो जाएगा इसका वैल्यू। आई बात समझ में? अब हम यहां पे पुट करेंगे, बताओ 2 इंटू ए का मतलब 18,000 इंटू ओ का मतलब 50 और डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू हो गया 7.2, और उसके बाद इसका रूट लगाएंगे तो बताओ कैलकुलेशन करके कितना आता है? 2 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 50 था ना, डिवाइड कर ही दिए तो कर देते हैं, चलो 2 इंटू 18,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 7.2 आता है आपका 2,50,000, 2,50,000 आ रहा है। और इसके ऊपर रूट अप्लाई कर देंगे तो 500 निकल जाएगा, यानी 500 आइटम्स हमारा आंसर निकल जाएगा, EOQ का वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में? आप देख सकते हो पहला आंसर यहां पे दे चुका है 500 यूनिट का, कोई दिक्कत? उसके बाद लीड रीऑर्डर लेवल पूछा गया है, जिसके लिए लीड टाइम दिया हुआ है 32 दिन का। मतलब जो हम लोग का पिछला क्वेश्चन में 45 डेज जो आ रहा था, वो यहाँ पे 32 डेज दिया हुआ है कि अगर हम ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी होने में उसको 45 डेज लगता था, यहाँ पे 32 डेज लगता है। लेकिन पिछला क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी दिया हुआ था, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है, सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नील कर देंगे उसको। आई बात समझ में? बाकी फॉर्मूला पे यूज करेंगे। तो 2 नंबर फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लिखेंगे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। बोलेंगे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? बोलेंगे सेफ्टी स्टॉक, लो लिख दो फॉर्मूला में, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन, ठीक है, शॉर्टकट में कंजम्पशन लिखे हैं। अब बताओ सेफ्टी स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में दिया नहीं है तो नील कर देते हैं, और लीड टाइम कंजम्पशन हम लोग को ब्रैकेट में इस तरह से निकालना पड़ता है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, हाँ या ना? तो अब बताओ यहां पे 50 आइटम्स पर डे है, एक दिन का है हमारे पास 50 आइटम्स, तो बताओ अगर 50 आइटम्स हमारा है एक दिन का, तो हम लोग को लाने में कितना दिन लगता है? लगता है 32 दिन, यानी 32 डेज। तो ये कैलकुलेशन कर देंगे। वहां पे भी क्या किए थे? जितना भी था महीना का था तो हम लोग 30 से डिवाइड करके और 45 से मल्टीप्लाई किए थे। यहां पे जो 50 आइटम्स दिया हुआ है वो पर डे एक दिन का दिया हुआ है, तो एक दिन से हम लोग डिवाइड कर दिए और 32 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारे पास हो गया 0 प्लस इसका कैलकुलेशन 1600 आता है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 1600 ही रहेगा, यानी 1600 आइटम्स या यूनिट बोल सकते हो, ये हमारा रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात। आगे बात करेंगे हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। सो चलो आगे बढ़े। अगर कॉपी हो गया सबका तो चलो वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आना। बोला सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन दिया हुआ है 300 यूनिट पर क्वार्टर, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 40 रुपया करके, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर दिया हुआ है 600, ऑब्सोलेसेंस दिया हुआ है 15% का, और इंश्योरेंस दिया हुआ है 25% का। हम आपको बताए थे कि अगर रेट आपके पास दो दो दिया हुआ, दोनों को ऐड करके आप परसेंटेज बना लोगे, रेट बना लोगे, तो यहाँ पे 40% अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। पूछा क्या क्या देखो, EOQ पूछा गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, और लास्ट में एक जो पॉइंट बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये 3 पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। और बताओ क्या क्या पूछा गया, EOQ, तो पहले उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 करके था, ABCD था, तो ठीक है, ए नंबर में जाके लिखेंगे EOQ। बताओ EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर एक ही फॉर्मूला तो हम लोग को पता चल गया अच्छे तरीके से कि EOQ का यही वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भूलना नहीं, क्योंकि EOQ का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाँ या ना। तो बताओ 2, अच्छा ए का वैल्यू चाहिए हम लोग को, एनुअल कंजम्पशन का वैल्यू चाहिए। क्या क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है? ना सर, कंजम्पशन जो दिया हुआ है 300 वो पर क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टरली है,
तो बताओ साल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या करेंगे, 300 इंटू 4 करेंगे, मतलब 1200 यूनिट्स हो जाएगा। 1200 यूनिट्स तुम्हारा यहां पे निकल जाएगा एनुअल कंजम्पशन। इसके बाद हमारा क्या है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर। एक ऑर्डर करने का कितना रुपया है, 600 रुपया है, मतलब ओ का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 600 रुपया। और उसके बाद सी निकालना है तो ये कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट किया जाता है, और कॉस्ट पर यूनिट देखो यहां पे 40 रुपया का दिया हुआ है, तो बोलेंगे 40 रुपीज के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो रेट भी 40% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात किए थे यहां पे 15 और 25 दोनों को ऐड करके 40% अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा तुम्हारे पास 16 रुपया, 16। और जब सब कुछ पता चल चुका है तो फॉर्मूला पे पुट कर दो, 2 इंटू ए का मतलब 1200, ओ का मतलब 600, डिवाइड बाय सी का मतलब 16, और इसके ऊपर रूट अप्लाई कर देंगे। बताइए कैलकुलेट करके कितना आता है, बोलेंगे 2 इंटू 1200 इंटू 600 डिवाइड बाय 16, तो ये कैलकुलेशन करके आता है 90,000, और 90,000 के ऊपर रूट अप्लाई कर देंगे तो 300 निकल जाएगा, मतलब EOQ का वैल्यू निकल जाएगा आपका 300 यूनिट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। बोलेंगे सर ये तो इजी है, आप ऐसा फॉर्मूला पे पुट करके बता ही रहे हैं, इतना हर क्वेश्चन में हम लोग को EOQ निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब ये तो इजी हो गया है, अब हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। बस डेटा ध्यान रखना कि तुमको कब कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है। एनुअल कंजम्पशन नहीं दिया रहता है तो एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ता है, फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जब निकालते हैं सी, तब हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ता है, ये सब चीज पे ध्यान देना है खाली। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला पे सही से पुट कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा चीज क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा गया था, तो ठीक है दूसरा चीज यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे। तो बी नंबर पॉइंट में बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फॉर्मूला होता है बता दो, बोलेंगे सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय EOQ। एनुअल कंजम्पशन को अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाता है वैल्यू। एनुअल कंजम्पशन इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना था, देखो ए ऊपर में निकाले थे 1200 यूनिट निकाले थे ना, तो यही वाला 1200 यूनिट लिखेंगे, और नीचे में EOQ अभी अभी निकाले थे 300, डिवाइड कर देंगे, यानी 4 ऑर्डर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल गया 4 टाइम्स, 4 ऑर्डर्स। और उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पूछा गया टाइम गैप, तो ठीक है थर्ड नंबर के लिए लिखेंगे यहां पे टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच का टाइम गैप कितना रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था, या तो ऊपर में 12 महीना लिखो या तो 360 दिन लिखो, मतलब अगर डेज में निकालना है तो 360 और मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स लेना पड़ेगा। और यह भी बताया गया था कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 या उससे कम रहेगा तो 12 महीना में निकालो, और अगर तुम्हारा 12 से ज्यादा रहेगा तब डेज में निकालो। मतलब ये कि अगर ये तुम्हारा आ जाएगा 15 ऑर्डर, अगर 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, मतलब 12 से ज्यादा है, तब तुमको फॉर्मूला में ऊपर में लिखना पड़ेगा 360 डेज। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 12 से कम या 12 रहेगा, 12 है, 11 है, 10, 8, 9, 7, 6 ये सब ऑर्डर रहेगा, तो 12 मंथ में निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे लिखेंगे। और बताओ 12 मंथ मतलब 12 और नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 4, अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 मंथ्स निकल जाएगा, मतलब हम लोगों को साल भर में जो ऑर्डर 4 ठोक करना है वो 3-3 महीना का गैपिंग में करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का गैपिंग में करना पड़ेगा। तो यानी 2 ऑर्डर के बीच का जो गैप रहेगा वो 3 मंथ्स का रहेगा। क्या ये सबको समझ में आया, हाँ या ना। तो हमारा ये टाइम गैप भी निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। और अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर तो हो चुका है, फोर्थ नंबर पॉइंट के लिए बताओ। फोर्थ नंबर पॉइंट डी नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझना। बोला है अ सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द परचेज ऑफ 600 यूनिट्स। हम जिस सप्लायर से खरीदते हैं वो सप्लायर हमको एक ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दे दिया पता है, कि सर आप जो हमेशा हर बार कितना यूनिट खरीद रहे हो, तो बोलेंगे सर EOQ बताएगा कितना यूनिट खरीद रहे हैं, हम एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं वो कौन बताता है, EOQ। तो बताओ EOQ पे कितना आया है 300, मतलब हम एक बार में जो ऑर्डर करते हैं वो कितना यूनिट ऑर्डर करते हैं, 300 यूनिट ऑर्डर करते हैं। तब हमारा कॉस्टिंग कितना रुपया पड़ता है, तो बोला तब हमारा कॉस्ट पर यूनिट पड़ता है 40 रुपया। अरे बोलो ना, एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ता है, 40 रुपया पड़ता है।
तो सप्लायर बोलता है कि अगर आप एक बार में 600 यूनिट मंगाओगे, मतलब जो 300 यूनिट मंगा रहे हो आप ईओक्यू पे, आप हमसे एक बार में 600 यूनिट परचेज कीजिए, आपको 2% का डिस्काउंट देंगे हम, 2% का डिस्काउंट देंगे। मतलब जो अभी आप 40 रुपया में खरीद रहे हो, 40 रुपया में 2% का डिस्काउंट देके 19 पॉइंट शायद 20 हो जाएगा, 39.20 हो जाएगा। मतलब आपको 80 पैसे का बेनिफिट हो जाएगा। आपका पड़ेगा 39 रुपया 20 पैसा करके, 39 रुपीज 20 पैसा करके आपका पड़ेगा पर यूनिट का कॉस्टिंग। आई बात समझ में? तो ये काम आप करेंगे तो आपका बेहतर होगा। ये सप्लायर हमसे पूछा बोल रहा है। अब हम लोग का कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोला है शुड इट बी एक्सेप्टेड, क्या इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। मतलब वो ऑफर दे रहा है, तो अगर तुम पढ़े लिखे उतना नहीं हो, तुम अगर नॉलेजेबल नहीं हो, तुमको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो तुम तो लालच में पड़ जाओगे कि वो डिस्काउंट दे रहा है अगर, तो ठीक है, जो हम 300 ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, हम एक बार में 600 ऑर्डर कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो हम एक बार में 300 यूनिट खरीद रहे हैं, हम एक बार में 600 यूनिट खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। 2% का डिस्काउंट तो हमको कम से कम मिल जाएगा। तो ये तुम सोच के चलोगे, लेकिन तुमको ये नहीं सोच पाते हो कि हम लोग का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम यूनिट को बढ़ाएंगे, यूनिट को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा। हम ज्यादा यूनिट एक बार में मंगाएंगे तो ऑर्डर हमारा कम करना पड़ेगा, कम टाइम में ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन कैरी करने में, रखने में, स्टोर करने में उसका तो ज्यादा खर्चा पड़ेगा। और ईओक्यू एक ऐसा लेवल होता है जहां पे खर्चा हमारा कम होता है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर हम लोग को बोला है, ऑफर दिया है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका डिस्काउंटिंग वाला ऑफर में हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम होता है या ज्यादा होता है। अगर कम होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिस्काउंट वाला फैक्टर पे, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगा, डिस्काउंट देने के बावजूद हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो हम उसका ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे सीधा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन किए थे उसमें आपको पता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरह से निकाला जाता है। सो ये वाला क्वेश्चन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो निकाले थे, है ना, निकालने का क्या तरीका था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, सबको लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे सबको कैलकुलेट करना पड़ता है अलग अलग, और उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकलता है। तो ये तुम्हारा निकल के आएगा एक बार का। मतलब तुम देखोगे पहले चेक करके कि हमारा ईओक्यू पे, मतलब 300 यूनिट मंगाते हैं, वहां पे टोटल कितना खर्चा आ रहा है। यानी एट ईओक्यू पे तुमको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और एक तुम्हारा उसका ऑफर वाले पे बात करना पड़ेगा, यानी एट एक 600 यूनिट पे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना पड़ेगा। दोनों यूनिट पे निकालेंगे। तो सोचो, इतना इतना कैलकुलेशन अगर तुम 2 बार करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन का लेंथ बड़ा हो जाएगा ना, है ना। तो सोचो, अगर वो तुमको 2-3 तो ऑफर दे देगा, तुम 600 जो मंगा रहे हो, तुम एक बार में 1200 मंगाओ, तुमको 5% का डिस्काउंट देंगे। तुम एक बार में 2000 मंगाओ, तुमको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या सबके लिए तुम अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, और इतना इतना कैलकुलेशन करोगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, सोच लो। तो इसीलिए उसको एक टेबल में बनाएंगे हम लोग, टेबल क्रिएट करके बनाएंगे। बस 10 लाइन हम लोग क्रिएट करेंगे, 10 लाइन में हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा सबका। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग को सीखना है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके का। एक है बिफोर प्रपोजल, एक है आफ्टर प्रपोजल। मतलब एक है ईओक्यू लेवल पे, एक है ऑफर वाला लेवल पे। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग को 10 लाइन का यहाँ पे पॉइंट बनाना पड़ेगा। अभी कॉपी मत करना ये वाला चीज, पहले एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद कॉपी करना। लास्ट में कॉपी करने का मौका तुमको दे देंगे। यहां तक तो कॉपी कर लिए सब लोग ना। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डी नंबर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करके, डी नंबर के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उसका टेबल बना के ये वाला काम करेंगे। तो आइए डी नंबर पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आई बात समझ में? अब हमारा जो 10 पॉइंट होगा वो किस तरह का होगा, ध्यान से समझना। पहले यहां पे हम नंबरिंग करके कर देते हैं, एबीसीडी करके कर देते हैं, ठीक है। ए नंबर पॉइंट देके लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे एनुअल कंजम्पशन। क्या लिखेंगे, एनुअल कंजम्पशन। अब बोलोगे सर यही वाला क्यों लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, ये भी तुमको बताते हैं, ध्यान से समझ लेना। बताओ, हम लोग को सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट करने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगता है, बोलेंगे सर नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का यही ना फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर तो क्वेश्चन में पता रहता है, लेकिन क्या नंबर ऑफ ऑर्डर पता रहता है, नहीं, वो निकालना पड़ता है। अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग,
तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का ए डिवाइड बाय ईओक्यू, मतलब एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एक और नाम से पुकारा जाता है क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं, हाँ या ना। तो यानी हम लोग को चाहिए एनुअल कंजम्पशन और क्वांटिटी पर ऑर्डर चाहिए, तो वही चीज से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहां पे लिखेंगे पहले एनुअल कंजम्पशन, हाँ या ना, और उसके बाद सब पहले लाइन लिख देते हैं यहां पे, देखो देखो, फिर यहां पे लिखेंगे क्या, क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी पर ऑर्डर। ईओक्यू नहीं लिखेंगे यहां पे, क्वांटिटी पर ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि ईओक्यू लेवल पे तो हम लोग काम करने वाले हैं यहां पे ना, तो इस तरह से लिख देंगे क्वांटिटी पर ऑर्डर। और बताओ, जब एनुअल कंजम्पशन और क्वांटिटी पर ऑर्डर दोनों पता रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, हाँ सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताना, बोलेंगे एनुअल कंजम्पशन को क्वांटिटी पर ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे, मतलब पॉइंट को लिखोगे, एक पॉइंट को बी पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब एनुअल कंजम्पशन को क्वांटिटी पर ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा। अब यहां पे एक बार पुट करते जाते हैं, बताओ एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना है, एक साल का कंजम्पशन कितना का है, तो बोलेंगे सर 1200 यूनिट का है, कितना का है, 1200 यूनिट का है। तो यहां पे लिखेंगे 1200 यूनिट्स, और यहां पे भी जाके लिखते हैं 1200 यूनिट्स, क्योंकि तुमको तो 1200 ही मंगाना है, चाहे तुम उसका ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो, चाहे तुमको जो भी ऑफर दे, लेकिन तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन जो है वो 1200 यूनिट है। क्वांटिटी पर ऑर्डर, बताओ उसका ऑफर के पहले हम लोग जो मंगाते थे वो कितना मंगाते थे, 300, क्योंकि ईओक्यू पे हमारा कितना यूनिट है, 300 है, लेकिन वो जो ऑफर दे रहा है वो कितना यूनिट मंगाने दे रहा है, 600, वो बोल रहा है एक बार में 600 यूनिट को परचेज करो, तो 600 क्वांटिटी पर ऑर्डर हो जाएगा। तो अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल जाएगा, बोलेंगे 1200 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 4 ऑर्डर निकल जाएगा, 4 ऑर्डर्स, जो हम लोग यहां पे भी निकाल के देख चुके हैं, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकला था, 4। लेकिन अगर उसका ऑफर मानते हैं तो 1200 यूनिट को 600 करके मंगाएंगे तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, सिर्फ 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दोगे तो 2 ऑर्डर्स पता चलेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल गया। अब डी नंबर पॉइंट पे लिखेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर। बताओ कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना रुपया का है, बताओ एक एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना रुपया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो चीज, देखो एक एक ऑर्डर का कॉस्ट दिया हुआ है 600 रुपया, कितना दिया हुआ है, 600 रुपया, तो यहां पे जाके लिखेंगे 600, यहां पे भी जाके लिखेंगे 600। फिर आगे आपको पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ ऑर्डर और कॉस्ट पर ऑर्डर पता चल चुका है तो देयरफॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता चल जाएगा। बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना नंबर पॉइंट पे है, सी नंबर, कॉस्ट पर ऑर्डर कौन सा नंबर पॉइंट पे, डी नंबर, तो सी को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल जाएगा। आई बात समझ में, कितना रुपए का पता चल जाएगा, 4 को 600 से इंटू करोगे तो 2400 रुपया निकल जाएगा, और यहां पे 2 को 600 से करोगे 1200 रुपये निकल जाएगा। मतलब अगर आप ईओक्यू पे मंगाते हो तो तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ता है 2400, लेकिन अगर तुम उसका ऑफर मानते हो तो 1200 रुपये पड़ेगा। तुम तो खुशी से नाचने लगोगे, हाँ सर ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि खर्चा हमारा कम पड़ रहा है। अभी से नाचने मत लगो, क्योंकि तुम्हारा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तुम तो, हम लोग को भी पता है कि ऑर्डर अगर कम होगा हमारा तो खर्चा कम होगा ही। कैरिंग कॉस्ट पे बात करो ना, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट देखना कितना भागेगा तुम्हारा, कितना दूर भागेगा। सो तो ई नंबर के बाद एफ नंबर पॉइंट लिखेंगे। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो चुका है, अब करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए काम। टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू सी होता है। तो ईओक्यू मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, क्वांटिटी पर ऑर्डर यहां पे पॉइंट में लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 भी हो जाएगा, लेकिन सी चाहिए, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब बताओ सी कैसे निकाला जाता है, तो सी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो यहां पे सी निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट इनटू रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, होता है ना। तो यानी कॉस्ट पर यूनिट यहां पे पहले पुट करना पड़ेगा तुमको, तो इसीलिए क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट लिखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट हम लोग सब बना रहे हैं ना, वो ये लाइन को तुमको याद कर लेना है, क्योंकि यही लाइन के हिसाब से हम लोग को हर बार ये डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, और डिस्काउंटिंग वाला नहीं, ऑफर वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर तुमको बोलता है सप्लायर की इतना यूनिट परचेज करो तो बेहतर होगा, तो ठीक है, देख लेंगे हम लोग चेक करके कि उसके जगह उसका ऑफर पे हमारा कम खर्चा पड़ता है कि अपना ही काम पे हमारा कम खर्चा पड़ता है। जहां पे कम खर्चा पड़ेगा हम उतना ही यूनिट को ऑर्डर करेंगे। तो बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 40 रुपया का है, लेकिन अगर उसका बात मानते हैं तो 40 रुपया का
98% हम लोग को पे करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर 98% समझ में नहीं आया, अरे 2% का डिस्काउंट दे देगा ना। तो तुम दो तरीके से कर सकते हो, 40 में -2% करोगे तब भी वही निकलेगा, हम डायरेक्टली यहां पे कर दे रहे हैं 98%, ये तरीका ज्यादा बेहतर होगा। अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो 95% करो, अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% करो, अगर 2% का डिस्काउंट दे रहा है तो 98% करो। और बताओ ये कैलकुलेशन जैसे करोगे तुमको 39.20 दिखेगा। कितना दिखेगा? थोड़ा इसको बढ़िया से लिख देते हैं हम सजा के, 40 के ऊपर 98% करोगे तो आ जाएगा कितना? 39.20, मतलब 39 रुपया 20 पैसा करके हमारा पर यूनिट का कॉस्ट पड़ेगा। और F के बाद G नंबर पॉइंट में C निकाल देंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाल देंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने का? बोलेंगे सर कॉस्ट पर यूनिट इंटू रेट। कॉस्ट पर यूनिट देखो F नंबर पॉइंट है, F नंबर पॉइंट को रेट मतलब 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? तो बताओ अगर यहां पे हम लोग काम करें तो कितना होगा? बोलेंगे सर एक बार कैलकुलेशन करके ही देख लेते हैं। 40 के ऊपर 40% अप्लाई करेंगे, ये 40 के ऊपर ये 40% अप्लाई करेंगे तो 16 रुपया निकलेगा। लेकिन इस 39.20 के ऊपर 40% अप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? ये कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। 39.20 इंटू अगर 40% करते हैं तो आता है 15.68, यानी 15 रुपया 68 पैसा निकल के आएगा। 15.68 निकल के आ रहा है। क्लियर है बात? समझ में आया? और उसके बाद जी के बाद एच नंबर, जब सी पता चल चुका है तो एच नंबर में डायरेक्टली टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल दोगे। कैरिंग कॉस्ट निकालने का, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है क्वांटिटी पर ऑर्डर, मतलब बी जो होता है हमारे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर, जिसको ईओक्यू भी बोला जाता है। तो यहां पे क्वांटिटी पर ऑर्डर देखो बी नंबर पॉइंट में दिख रहा है, तो क्या करोगे यहां पे पता है? बी नंबर पॉइंट को 2 से डिवाइड करेंगे और सी से मल्टीप्लाई, सी मतलब यहां पे जी नंबर पॉइंट, सी मत लिख देना, पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट में, इसीलिए जी नंबर पॉइंट लिख देंगे। आई बात समझ में? तो ये टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा। बताओ क्वांटिटी पर ऑर्डर देखो बी नंबर पॉइंट में क्वांटिटी पर ऑर्डर 300 डिवाइड बाय 2, अगर 300 डिवाइड बाय 2 करते हैं और इनटू जी नंबर पॉइंट में यहां पे 16 है तो इनटू 16 कर दो, आ जाएगा 2400, मतलब 2400 यहां पे निकल गया। कैसे किए? फिर से रिपीट, 300 यूनिट डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का मतलब ये पॉइंट में इस जगह पे 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई। सेम केस यहां पे, यहां का क्वांटिटी है 600 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 300 और 300 को 15.68 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 इंटू 15.68 करेंगे तो आता है 4704, ये निकल गया हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब तुम दिमाग लगा के सोचो, जब तुम ऑर्डरिंग कॉस्ट पे थे तो नाच रहे थे कि 2400 पड़ रहा है ईओक्यू पे और ऑफर पे 1200 पड़ रहा है, तो हम लोग ऑफर वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब जाके देखना, बताओ अगर तुम कैरिंग कॉस्ट देखते हो तो तुम ईओक्यू पे मंगाते हो तो सिर्फ 2400 रुपया पड़ता है, लेकिन अगर तुम उसका ऑफर मानते हो तो 4700 रुपया पड़ता है। कितना ज्यादा पड़ रहा है देख रहे हो? लगभग डबल के बराबर पड़ रहा है। तो तुम क्या एक्सेप्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग? तो इसीलिए तुम तुरंत नाचने में मत लगो, क्या सोचना पड़ेगा तुमको पता है? पहले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल के देख लेना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद ही काम हो सकता है। चलिए तो यहां तक हो गया, समझ में आया। उसके बाद आई नंबर पॉइंट में क्या निकाल लेंगे पता है? टोटल परचेज कॉस्ट भी निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों चीज जोड़ना पड़ता है ना। टोटल परचेज कॉस्ट, बताओ टोटल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन देखो ऊपर में दिख रहा है ए नंबर पॉइंट में, तो लिखेंगे ए नंबर पॉइंट इंटू कॉस्ट पर यूनिट भी दिख रहा है देखो एफ नंबर पॉइंट पे, तो एफ नंबर पॉइंट। बताओ ए नंबर पॉइंट को एफ नंबर पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए नंबर पॉइंट 1200, एफ नंबर पॉइंट 40, तो बताओ 1200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 होता है, 48,000 लिखेंगे। और यहां पे बताओ कितना होगा? तो बोलेंगे यहां पे 1200 और यहां पे देखो एफ नंबर पॉइंट में 39.20 है, मतलब 1200 को इंटू करना पड़ेगा 39.20 से, तो आता है हमारे पास कितना है रे? आता है 47,040, यानी 47,040 रुपीज का पड़ रहा है। तो बताओ जे नंबर पॉइंट, जे मतलब 10 नंबर पॉइंट, देयरफॉर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल निकल गया हमारा। कैसे पता है?
बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ई नंबर पॉइंट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट एच नंबर पॉइंट प्लस टोटल परचेज कॉस्ट आई नंबर पॉइंट, मतलब ई एच और आई नंबर पॉइंट को ऐड कर देंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पता चल जाएगा। बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना का है 2400, टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है 2400। अच्छा एक बात और बताया गया था कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर होता है। देखो दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं, 2400 2400। तो बताओ अब हम लोग यहां पे ऐड कर रहे हैं किसको, इसको इसको इसको, तीनों को ऐड करके बताओ कितना आता है। बोलेंगे 4800 प्लस 48,000 हो जाएगा, ये हमारा दोनों मिलके, यानी 52,800 हो रहा है पहला नंबर पॉइंट पे। इसमें चेक करते हैं तो 1200, 4704 और 47,040। बोलेंगे 1200 प्लस 4704 प्लस 47040, तो ये आता है आपका 52,944। तो अब बताओ तुम्हारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो निकल के आया है, हम समझाए हैं इसलिए इतना टाइम लगा है, अगर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर तुमको टाइम नहीं लगेगा, बस पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। आई बात समझ में? तो देखो यहां पे अगर तुम अभी ईओक्यू लेवल पे जो 300 यूनिट मंगाते हो, अगर उतना मंगाओगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ेगा तुम्हारा 52,800, लेकिन अगर उसका ऑफर मानते हो तो तुम्हारा पड़ जाएगा 52,944। तो बताओ तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलेंगे सर बढ़ जाएगा, हम उसका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में? तो यहां पे लिख लेंगे ये वाला लाइन कि सिंस, पहले एक बार कॉपी कर लो, यहां से यहां तक एक बार कॉपी कर लो सब लोग, उसके बाद हम यहां पे नोट लिख देते हैं, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है? चलो पहले इसको कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी कर लिए होगे तो नोट अब कर देते हैं यहां पे, सिंस, बताओ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ऑफर प्राइस, एट ऑफर लिख देते सीधा, एट ऑफर इज, ऑफर दैट इज 52,944 इज मोर देन एट ईओक्यू, ईओक्यू के हिसाब से, दैट इज, बताओ ईओक्यू पे कितना है रुपीस 52,800, हाँ या ना? और वो भी कितना रुपया से ज्यादा है, तो बाय कितना रुपीस, बाय 144, 144 रुपया से ज्यादा है ना? कैसे पता चला? 52,944 में 52,800 को माइनस करके। तो ये मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो हमारा ऑफर वाले पे है, प्रपोजल वाले पे है, वो हमारा ज्यादा है ईओक्यू वाले से, कितना से? तो बोलेंगे 144 से। तो देयरफॉर बताओ अब उसका ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। तो बोलेंगे देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या शुड रिजेक्ट द ऑफर, ये काम आपको लिख देना पड़ेगा वहां पे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो आप सिर्फ डिस्काउंट देके नाचने मत लगो कि डिस्काउंट मिल रहा है मतलब मान लेते हैं उसका बात, अरे नहीं, डिस्काउंट मिलने के बाद भी तुम्हारा खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है कभी कभार, इसीलिए यहां पे तुमको कैलकुलेशन करके सोचना पड़ेगा इसके लिए। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग का क्लास यहीं तक होगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और जितने भी आप कमेंट करना चाहो कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो, ठीक है? थैंक यू सो मच।